नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस। आगामी विधानसभा इलेक्शन से जुड़ा हुआ हमारा विशेष कार्यक्रम महाराष्ट्र का महासंग्राम में आज हमारे बीच हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्रीमान अब्बू आजमी साहब। आजमी साहब, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि दोबारा इलेक्शन तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही हैं। इस बार समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर लड़ाई करने की तैयारी कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 60 से 75 सीटों पर लड़ने की तैयारी पूरी है। हम लड़ सकते हैं और जगहों पर, लेकिन थोड़ा थोड़ा वोट लेकर बांटना ठीक नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है, जब से ये सांप्रदायिक लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ये हो गया कि सारे सांप्रदायिक इकट्ठा हो गए हैं। आज मैं भाषण उनका शिवसेना वालों का सुन रहा था कि वो कह रहे हैं बीजेपी और शिवसेना का अलायंस ज़रूर होगा, इसलिए होगा कि हिंदुत्व के नाम पर ये लोग इकट्ठा होकर के कहीं हमारा वोट न बढ़ जाए और कांग्रेस सत्ता में ना आ जाए। यानी जो कम्युनल वोट हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। तो सारे देश में चर्चा चल रही, सारा अखबार आज एडिटोरियल में लिख रहा है कि सारे सेकुलर लोगों को भी इकट्ठा होना चाहिए। जिस तरह से नीतीश कुमार लालू जी ने 20 साल एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन इकट्ठा हो गए और उसका जो रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन अलायंस की बात कर रहे हैं आप, जिस तरह से अभी शिवसेना ने इस बात की घोषणा की है कि उद्धव ठाकरे सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, और बीजेपी जहां एक तरफ अब घोषणा कर रही है कि पंकजा मुंडे को लेकर आया जा सकता है, तो लगता नहीं कि इनका जो गठबंधन है वो टूट जाएगा? नहीं, मैंने आज ही सुना है इनके संजय राउत जी बोल रहे थे कि, और उद्धव जी बोल रहे थे, हमारा गठबंधन ज़रूर होगा, इसलिए होगा कि हिंदुत्व वोट बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से सेकुलर लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि गठबंधन सब लोग करिए, इसलिए करिए कि वोटों का बंटवारा ना हो और सब लोग जो है थोड़ा थोड़ा वोट लेकर के बीजेपी शिवसेना को फ़ायदा ना होने पाए। इसलिए कहीं ना कहीं गठबंधन होना चाहिए। गठबंधन होगा तो मैं बैठूंगा, उसमें बात करूंगा। गठबंधन मेरी ज़रूरत नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि वोट बंटना नहीं चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको। भिवंडी के अंदर मैं इलेक्शन लड़ा था। भिवंडी में हमें मिला था, हम जीत गए थे वहाँ पे। हमने जब सीट छोड़ी, वो बाई इलेक्शन हुआ, तो कांग्रेस ने बड़ी मेहनत कर दिया उस पर। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब एक बार आप भिवंडी से जीत गए थे, तो दोबारा ऐसी क्या बात सामने आ गई कि आपको वहां पे सीट छोड़ना पड़ा? नहीं, मैं 2 सीट पे जीता था ना। एक गोवंडी से थी आपकी, जी हाँ, दूसरी भिवंडी से तो थी। एक ही सीट रख सकते हैं ना। अगर 15 दिनों के अंदर एक सीट रिजाइन नहीं किया तो दोनों सीट चली जाती है। तो 2 सीट से लड़ने के पीछे का मतलब क्या था? मतलब यह था कि मैं इसके पहले लड़ रहा था, तो सारे लोग मिल करके मेरे पीछे लग गए थे मुझे हराने में। कांग्रेस और शिवसेना एक साथ मिल करके, उसका मैं आपको ठोस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1,18,000 वोट कभी जिंदगी में शिवसेना को नहीं मिला होगा भिवंडी में, और कांग्रेस को 25,000 नहीं मिला होगा। कांग्रेस को 40-50,000 वोट मिलता है। कांग्रेस ने अपना वोट सब ट्रांसफर करा दिया शिवसेना को और अबू आसिम को हराओ। तो बोला अगर ये लोग ये करते हैं तो मैं 2 सीट पर लड़ता हूँ, इनको दो जगह पर इनको दौड़ाता हूँ मैं। तो मैंने ये सोच कर 2 जगह पर हरा और दोनों जगह पर जीत गया। सर, अगर समुदाय की बात की जाए, हिंदुत्व की अगर बात की जाए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हिंदुत्व के वोट ना बटें, तो कहीं ना कहीं समाजवादी को भी काफी बड़ा एक तबका है इस बात को मानता है कि ये मुसलमानों को फेवर करती है। ये कितना सही है? कितना, मतलब कितनी उल्टी बात हो रही है। ये मीडिया कह रही है, ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जो चीज़ है ही नहीं उससे वो बात की जा रही है। अरे उत्तर प्रदेश जो आज जो है सांप्रदायिकता का गढ़ बनता जा रहा है, वहीं मथुरा है, वहीं अयोध्या है, वहीं काशी है। उस उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बात करके जीत के 224 सीट को जीत के आ सकता है क्या? समाजवादी पार्टी मुसलमानों को भी इस देश में संविधान के मुताबिक उसका हक देने की कोशिश कर रही है। तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। समाज के हर तबके को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, देश का रहने वाला यदि वो है, गरीब हो अमीर हो, जिसकी जो भी संविधान ने हक दिया है वो हक मिलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी वही कोशिश कर रही है। तो लोगों से देखा नहीं जा रहा है। और एक जो हिंदुत्ववादी शक्तियां जो हैं, एक ज़बरदस्ती ऐसा प्रोपगंडा करके मुसलमानों को बिल्कुल किनारे करके पोलराइजेशन करना चाहती हैं। हक की बात की जाए, जिस तरह से आप हक की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2 जगह से आपने इलेक्शन लड़ा था, आपने भिवंडी तो आपने रिजाइन कर दिया, लेकिन गोवंडी में जीतने के बाद जो कमिटमेंट्स आपके थे वहां पर उनके साथ में कि 100 दिन में आप पानी की समस्या को सॉल्व कर देंगे, लेकिन आज भी पिछले बरसात के पहले भी देखा गया कि लोगों को वहां पर पानी की खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जनाब, मैंने कभी कहा ही नहीं कि 100 दिन में पानी आएगा। जब तक मैं इलेक्शन लड़ा, मैंने कहा कि मैं इतनी कोशिश करूंगा पानी लाने के लिए जितना एक आदमी अगर पानी नहीं मिले तो मर जाए।
आजमी साहब, जिस वक्त आपने ये स्टेटमेंट नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वीडियोस हमारे पास लेट पड़े में हुए नहीं, हैं। आपको वीडियो हो ही नहीं सकता, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। वहां पे जो लोग नहीं हो सकता, सब गलत है। जब तक मैं इलेक्शन लड़ा मैंने कभी नहीं कहा 100 दिन में पानी आएगा। हम जरूर वीडियो दिखाएंगे, हम वो वीडियो हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। नहीं, वो दर्शकों को हमारे वीडियो दिखाएंगे हम। और 100 दिन में अगर वहाँ पीने का पानी नहीं मिला मानखुर्द शिवाजी नगर में, तो फिर मैं एक ही बात बोलूँगा, या तो सरकार रहेगी या तो मैं रहूँगा। जब मैं इलेक्शन जीत गया तो मैंने रफीक दादा जो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े वकील हैं, फेडरल में रश्मिकांत जो सबसे बड़े सॉलिसिटर हैं, मैंने उनसे कहा कि साहब पानी नहीं मिल रहा है इलाके में, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं पानी देना? सरकार कहती है 1995 के बाद का झोपड़ा है तो पानी नहीं देंगे। मैं कहता हूँ अगर कोई सड़क पर फुटपाथ पे उसका घर ही नहीं है और वो पड़ा हुआ उसको पीने का पानी नहीं मिलेगा क्या? तो उन्होंने कहा, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट ने कहा कि अबू आसिम साहब पानी सरकार को देना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि एक हाईकोर्ट में पिटीशन डालिए और उन्होंने कहा कि 100% आप जीतोगे। तब मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला 100 दिन में पानी लाऊंगा। कब? जब मैं जीत गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने ये बात कहा और मैंने पानी लाया। आपको पता है 4 MLD पानी था गोंडी में, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। 2009 के पहले कितना पानी आता था, आज कितना आ रहा है? 19 MLD पानी। आज 80% गोंडी का पानी आ गया है। आज मैं जाता हूं तो वहां के लोग कहते हैं कि आपने पानी लाया इसलिए आपको वोट देंगे ना। हाँ, कुछ लोग हैं अभी जहां पानी नहीं आया, वो पानी आना मुश्किल है ज़रा सा, क्योंकि वो इलाका जो है अभी 95 के बाद का 2000 तक की अभी जो है सरकार ने रेगुलाइज किया हुआ है। वहाँ पाइप ही नहीं है, वहाँ पर जो है अभी तक सुविधाएं नहीं है। अब वहाँ क्या किया लोगों ने, पानी माफिया के लोगों ने जो पाइप लगा हुआ था उसके अंदर सीमेंट डाल दिया ताकि पानी जाए नहीं और हम अपना पानी बेचें। इस तरह की हरकतें लोगों ने किया है। आज भी क्या हो रहा है, तकलीफ या गरीब लोग हैं, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन गलती क्या हो रही है कि लोग रात को रोड खोद करके पाइप के अंदर इलीगल कनेक्शन ले लेते हैं और मोटर लगा के पानी खींच लेते हैं। जो एरिया बाहर पड़ता है वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि गोंडी में जाता हूँ तो लोग खुश होते हैं, पानी का मसला 90% हल हो गया। सड़कें पूरी एक तरफ से वहाँ पर 16-17 बड़े रोड हैं, सारे रोड पक्के बन गए। जहाँ आदमी चल नहीं सकता था वहाँ बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। पता है आप? स्केटिंग नहीं कर रहे हैं, वहां पर गंदगी इतनी ज्यादा हो गई नहीं, है, जनाब, ग्राउंड की वजह से जनाब, वहां पे कई जनाब, मौतें हो चुकी हैं। गंदगी। साथ ही साथ अजीम साहब, मैं आपको अबू भाई एक बात और बता दूं आपको, मैं हाल फिलहाल में 26 अगस्त के दिन वहां पे डेंगू का पहला मरीज मरा आपके विधानसभा क्षेत्र में। क्या वजह थी, कैसे नहीं हुआ? तो डेंगू का मरीज तो मर रहा है तो सही बात है ना। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ से बम्बई का जितना भी कचरा है वो कहाँ जाता है? गोंडी में जाता है। डंपिंग ग्राउंड पहाड़ बन गया है। वहीं पे उन्होंने SMS कंपनी लगा दिया, जितने अस्पताल के वेस्टेज हैं, हाथ पैर कटे हुए, कुत्ते मरे हुए, लाकर वहीं जलाते हैं, धुआं निकलता है। 50 बार कहा गया सरकार से कि इसको ये आपकी जो फैक्ट्री SMS है वो सही है, परंतु ये जनता के बीच से निकालिए, दूर ले जाइए। सरकार नहीं हटा रही है। क्या वजह है कि सरकार इस पे काम नहीं कर रही है? सरकार निष्क्रिय है, इसलिए तो कांग्रेस सरकार निष्क्रिय हो गई है। एक बार नहीं 50 बार हाउस में आवाज़ उठाई गई कि SMS कंपनी को हटा दिया जाए। वहाँ पर कहा गया, आज से 5 साल पहले ये तय हुआ था कि वहाँ के डंपिंग ग्राउंड का साइंटिफिक क्लोजर होगा, वहाँ पे पार्क बन जाएगा और ये बिल्कुल गंदगी बंद हो जाएगी। आज भी हजारों ट्रक वहाँ जा रहे हैं और गंदगी आ रही है। अगर 5 साल पहले ये कहा गया तो 5 साल तो अभी आप निकल चुके हैं। सरकार कर रही है ना ये तो काम, MLA क्या कर सकता है? वो डंपिंग ग्राउंड बंद होना चाहिए, क्योंकि पूरे मुंबई का कचरा वहाँ आता है। फुटपाथ तो कोई किसी के घर बन गया है, कहीं फ्लाईओवर बनना है, कहीं सड़क पे कोई दिक्कत हो, सरकार को कोई हटाना है घर, कहाँ जा रहे हैं? सारे के सारे गोंडी में बसा दिए जा रहे हैं। तो गंदगी तो है वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु म्यूनिसिपलिटी का जो काम पहले था वो बहुत बढ़ चुका है, बहुत सफाई हो चुकी है। अब घर घर से कचरा म्यूनिसिपलिटी लेके जा रही है। जो पहले गंदगी थी उससे गंदगी बहुत कम हो चुकी है। लेकिन मैं आज भी कहूँगा स्लम में गंदगियाँ बहुत हैं और गोंडी में बहुत ज़्यादा गंदगी, इसलिए कि सारे मुंबई का कचरा वहीं जा रहा है। चलिए, मान लिया आपने वहाँ पे काफ़ी काम किया, लोगों को वहाँ पे मतलब मदद भी मिली आपसे और अब घर घर से कचरा ले जाया जा रहा है और उनको आराम भी हो गया। लेकिन ऐसा आपने इस 5 साल में इसके अलावा कौन सा काम किया है? मैंने कौन सा काम नहीं किया है जिसको देख करके जनता दोबारा आपको चुने? अरे मैं दोबारा चुने, जनता कह रही है आप आइए, मैं आपको आपकी वोट मांगने नहीं पड़ेगा। कौन सा काम नहीं हुआ आप पूछिए। वहाँ पर हेल्थ का सेंटर नहीं था, वहाँ हमने 3 म्यूनिसिपलिटी के बड़े हेल्थ के सेंटर बनाए। वहाँ पर एक हॉस्पिटल बड़ा है, उस पर जो हम लोगों ने अभी मेडिकल कॉलेज पास कराया। आपके यहाँ पे हमने जो सर्वे किया है उसके अनुसार तकरीबन 70 अस्पताल अवैध हैं और उसके ऊपर कुछ
में से किसी कुछ पर कार्रवाई भी की जा रही है, और इसके अलावा वहां पर एक भी सरकारी बड़ा अस्पताल नहीं है, जिसके चलते वहां पे किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है। क्या एमएलए सरकारी अस्पताल खोल सकता है? सरकार खोल सकती है। क्या एमएलए कॉलेज खोल सकता है? सरकार जगह दे तो एमएलए अपने पैसे आप से कॉलेज जनप्रतिनिधि हैं, आप उनकी बात को लेकर के आगे तो आ सकते हैं। अरे आपको मैं दिखाऊं 50 जो हमने असेंबली में मांग किया है हमारा, ये अगर अब की बार हम जीत कर आए, हमारा दो हमारे इस पे है। हम उसके लिए पूरी कोशिश पहले भी किया, लेकिन अभी भी कोशिश ज़्यादा करेंगे कि एक वहाँ कॉलेज खुलना चाहिए, क्योंकि कॉलेज है नहीं वहाँ पे। कॉलेज लोगों को चेंबूर जाना पड़ता है, लोगों को घाटकुआ जाना पड़ता है। म्यूनिसपैलिटी तो कहीं ना कहीं टूटे फूटे 7th क्लास तक 8th क्लास तक बच्चों को पढ़ा लेती है, लेकिन सरकार कॉलेज ही नहीं खोल रही है। कानून क्या है कि सरकारी कॉलेज नहीं खोलना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज खोल रहे हैं लोग। वहाँ प्राइवेट कॉलेज भी नहीं खुल रहा है क्योंकि वो गरीब इलाका है, स्लम इलाका है, और ख़ासतौर से माइनॉरिटी इलाका है, इसलिए और भी वहाँ नहीं खुल रहा है। तो हमारा एक वो है अब की बार कि वहाँ पर एक कॉलेज अच्छा खुलना चाहिए, और दूसरी चीज़ है वहाँ पर एक सरकारी अस्पताल बनना चाहिए। ईस्टर्न सबब में पूरे कहीं भी कोई सरकारी अस्पताल बड़ा नहीं है, वो एक खुलना चाहिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं और हम अगली बार इसकी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, ये सरकार का काम है, एमएलए के फंड से अस्पताल नहीं बन सकता है। अगर मेरा एमएलए का फंड आप जितना मुझे मिला है, 1 रुपया सबसे कम होता है, अगर 1 रुपया भी कहीं मैंने भ्रष्टाचार और बेईमानी में लिया हो तो फिर मैं दोबारा, मुझे कोई वोट नहीं दे। 1-1 रुपया खर्च किया और कुछ लाख रुपया हर महीने घर से ले जाता हूँ और लोगों को वहाँ मदद करता हूँ। नहीं, लोगों की मदद तो आप करते हैं, रही बात भ्रष्टाचार की तो ऐसे कोई आरोप आपके ऊपर है भी नहीं और सुनने को भी कभी नहीं मिले। ये आपके अच्छे कामों के चलते ही आपकी छवि बनी। मैंने वहाँ एक 17 लाख रुपए की गाड़ी लिया, मेडिकल वैन बनाया। देखा मैंने कि गरीब स्लम में बेचारे गरीब लोग हैं, उसमें 2 नर्स, 1 डॉक्टर, 1 ड्राइवर, उसको पूरा मैंने मेडिकली वो बनाया फर्स्ट क्लास। रोज़ाना सुबह से शाम तक जाती है। मैं ये आपको दिखाता हूँ, डेली 500 आदमी एक वैन में। जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्लम है और दोबारा फिर ये गाड़ी वहाँ जब पहुँचती है तो 15 दिन लग जाते हैं, तो मैंने एक और गाड़ी लिया। मैं अपने फ़ंड से, एमएलए फंड से भी ले सकता था, लेकिन मैंने इसको अपने पैसे से लिया, ताकि मेरा फ़ंड जो है वहाँ इतना काम है, पानी का काम है, सड़क का काम है, गटर का काम है, स्कूलों का काम है, लोगों को काम में पैसे लगाऊँ किसी तरह से। मैंने शोबाजी का काम नहीं किया, मैंने लोगों को जो ज़रूरत काम थे वो किया मैंने काम। तो वहाँ पे आज दो हमारी मेडिकल वैन बराबर लोगों को रोज़ 1000 आदमियों को रोज़ाना फ्री जाकर ट्रीटमेंट कर रही है। मैंने अभी एक पैथोलॉजी बहुत बड़ी खोला है, उसके दांत का, आँख का, पूरा फिजियोथेरेपी, वहाँ लोगों को चेकअप करना, जनरल फिजिशियन वहाँ बैठाना, ये सब मैंने वहाँ शुरू किया है। जितना काम होता है कि हमने 3 बिल्डिंगें बड़ी जो म्यूनिसपैलिटी की स्कूल ख़राब थे, एजुटेशन करके कमिश्नर से बात करके ले जा कर के वहाँ मैंने जो है 3 बड़ी बिल्डिंगें तीनों बनवा दी, और जो बचे हुए हैं वो भी हम बनवा रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा हमको क्या है, हमारे 4 नगर सेवक हैं वहाँ पे। एक एमएलए के एरिए में 4 नगर सेवक, एक मैं, 5 लोग लगातार 4 ऑफिसेस खोल करके वहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को रात को 10 बजे तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो काम का अंबार है, काम बहुत है, कई हज़ार करोड़ रुपया चाहिए। अब कुछ 100 करोड़ मिल रहा है तो कैसे पूरा होगा? 20 साल 25 साल किसी ने काम ही नहीं किया। 4 नगर सेवक हैं आपके और आप एमएलए हैं जी, और आप लोगों ने कांग्रेस को समर्थन भी दिया था। नहीं, हम देखिए आज भी कल भी परसों भी फ्यूचर में भी पास्ट में भी हम समर्थन देंगे तो कांग्रेस को देंगे, न चाहते हुए भी कांग्रेस को देंगे, क्योंकि हम बीजेपी शिवसेना को समर्थन दे ही नहीं सकते। वो सांप्रदायिक पार्टी हिंदुत्व के नाम पर, ज़ात और धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो लोग वोट लेते हैं उनको तो हम कभी हम उनको समर्थन दे नहीं सकते। हमारी मजबूरी है कांग्रेस को समर्थन देना। 2 ही जगह है, या तो हम बीजेपी शिवसेना को या कांग्रेस को हैं कि हमको समर्थन की जरूरत नहीं समाजवादी पार्टी, फिर भी देते हैं। हम क्या करेंगे? नहीं ज़रूरत है, हम कहाँ जाए? 2 ही रास्ता है। एक कहता है मेरे रास्ते पर मत चलो, दूसरे रास्ते में मैं जाऊँगा नहीं, उस पर कांटे बिछाए हुए हैं, मेरा पैर लहूलुहान हो जाएगा। तो जो मना कर रहा है मत जाओ, मैं इसको दे दूंगा सपोर्ट, इसलिए कि कहीं ना कहीं जब बीजेपी शिवसेना की बात आती है, लेकिन ये भी तो एक आरोप है जाना मेरी मजबूरी है। ये भी तो एक बात है कि आप ही के पार्टी के जीते हुए जो एमएलए थे उन्होंने बाद में आपकी पार्टी को छोड़ के शिवसेना और एनसीपी ज्वाइन कर लिया। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग, आज तो यही हो रहा है ना, नारायण राणे साहब कहाँ थे पहले? शिवसेना ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था, वो छोड़ के चले गए बीजेपी, चले गए कांग्रेस में आ गए। भुजबल साहब कहाँ थे? उनको 2 बार यहाँ मेयर बनाया गया, इतना बड़ा ओहदा दिया शिवसेना ने, वो एनसीपी में आ गए। तो ये तो पार्टियां लोग बदलते रहते हैं। आज सबसे बड़ी बात आज के ज़माने में ये हो गया, राजनीतिक कार्यकर्ता सत्ता का लोभी हो गया है। वो सत्ता में जा करके काम करना चाहिए, सत्ता में न रह करके आंदोलन करके ज़्यादा काम करवाया जा सकता है। लेकिन
लोगों को सत्ता की लालच है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? दोबारा भी आप बता रहे हैं कि 50-70 सीट पर आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके 15, 20 या 30 एमएलए चुन के आ जाते हैं, दोबारा अगर आपके साथ में ये सब चीज़ें होंगी, किस तरह के कैंडिडेट आपने इस बार खड़े किए हैं? लगता है आपको जीतने के बाद में ये लगातार आप ही के साथ बने रहेंगे या ये भी मतलब दल बदली करेंगे? भाई साहब, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तो जो कानून देश का है वही अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई जो आदमी आए अच्छा है, ईमानदार है, लेकिन जाने के बाद बेईमानी का तो उसका कोई रास्ता नहीं है। यानी ये मान के चले कि मतलब आगे चल करके अगर आपके जो विधायक हैं बढ़ते हैं तो आप कांग्रेस के साथ में दोबारा समर्थन में आएंगे? नहीं, देखिए, जब कोई सिचुएशन क्या आती है वो देखेंगे हम। अगर कांग्रेस की सरकार अपने आप बनती है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी को समर्थन करने की। मुझे ऐसा लगेगा कहीं बीजेपी शिवसेना को फ़ायदा पहुंच रहा है और मैं खड़ा हूं सामने और मेरे समर्थन करने से बीजेपी शिवसेना रुक सकती है, तो 100% बिना समर्थन, बिना सपोर्ट मांगे भी मैं कांग्रेस को सपोर्ट दे सकता हूं, बिना शर्त के। इसलिए कि बीजेपी शिवसेना की सरकार ना आने पाए। मेरी पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन देश में सांप्रदायिक शक्तियाँ पावर में ना आने पाएँ, ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा था कि हम बीजेपी को समर्थन देंगे और राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि क्यों समर्थन दे रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आप भी जबरदस्ती समर्थन देने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि वो आप मनसे अध्यक्ष की बात मुझे मत कीजिए, वो बड़ बोली बोलने वाले आदमी है, उनकी बात मत कीजिए। आप मेरी बात कीजिए कि मैंने कहा ना मेरी मजबूरी है। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि 2 रास्ता है। एक रास्ता बीजेपी शिवसेना का है, दूसरा रास्ता कांग्रेस का है। यहाँ पे जब भी 2 रास्ता सिर्फ रहेगा तो मैं कांग्रेस के रास्ते पर मेरा जाना मजबूरी है। बीजेपी शिवसेना के साथ मैं जा नहीं सकता। मुझे सपोर्ट मांगे या ना मांगे, लेकिन मेरा कर्तव्य होता है कि मैं देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए मैं ये कुर्बानी दूं। अच्छा, आप पूरे महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध हैं, आपकी लोकप्रियता काफ़ी अच्छी खासी है। क्या इस बार मान के चलें कि गोवंडी के अलावा कहीं और से आप इलेक्शन लड़ेंगे और अपने किसी मजबूत उम्मीदवार या भरोसेमंद उम्मीदवार को आप गोवंडी से खड़ा करेंगे? देखिए, मैंने अभी ये सोचा नहीं है। मैं अभी तक गोवंडी में लड़ने का इरादा मेरा है। अभी मैं देखता हूँ आगे, जब ये कुछ आगे और बात बनती है कि क्या सारी सेकुलर पार्टियाँ इकट्ठा होती हैं या नहीं होती हैं या अलग अलग लड़ती हैं, मैं कितनी सीटें लड़ता हूँ, ये सारी चीज़ें अभी तक हमारे यहाँ अभी रखा हुआ एक सवाल बना हुआ है। जैसा जब ये तय होगा तो मैं देखूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पिछली बार से ज़्यादा सीटें मैं जीत के आऊँगा। मनसे में हाजी अराफात साहब ने अभी रिसेंटली रिज़ाइन दिया हुआ है और इस बात की लोग मतलब उम्मीद कर रहे हैं और मतलब चर्चा भी चल रही है कि वो आपकी पार्टी से बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। कितनी सच्चाई है इस घर को आग लगी घर के चिराग से। तो मैं अब जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, बड़े घमंड की बातें बोलते थे राज ठाकरे साहब, अब उन्हीं का आदमी बता रहा है क्या है, ये सबसे सामने आ रहा है। बड़ी बातें बोलना बंद कीजिए और ये रिजल्ट देख लीजिए आप कि सारा भेद खोल रहे हैं अरफात साहब। उनका आपके ऊपर भी कई बार टिप्पणियां की उन्होंने। हाँ, तो उनकी आदत है, और उनको जो सत्ता पक्ष का सपोर्ट है पूरा, इसलिए कि वो जितना चिल्लाएंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना शिवसेना का वोट कटेगा और दोनों के डिवीज़न में कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी। इसीलिए तो इनको बोलने का परमिशन दिया हुआ है। आपकी नज़रों में मनसे का अस्तित्व क्या है? नहीं, मनसे सिर्फ ज़बानी खर्च करती है, सिर्फ यहाँ के लोकल मराठी भाइयों को बेवकूफ़ बना काम करती है। और देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई ये है कि शिवसेना ने यहाँ पर, बाला साहब ठाकरे ने यहाँ पर 50-60 साल तक बड़ी मेहनत के साथ यहाँ के लोगों के लिए काम किया है। हालांकि हिंदू का मुद्दा हमारा उनका कोई वो नहीं है, लेकिन ये वही सोच लेकर के निकले, उसी घर से निकले हुए हैं और ये डिवीज़न वोट करके मराठी भाइयों को बांट तो रहे हैं। ये कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं ये? और मराठी की बात करने वाले खुद तो अमिताभ बच्चन को फिर बुला के लाए उन्होंने, और कभी बन नहीं था किसी मराठी फिल्म वालों को लाकर वो उसके साथ कहीं खड़े हुए हों, और कभी उन्होंने जो है अपनी शक्ल सूरत को मराठियों की बनाया हो। उनके घर के बच्चे जो हैं, मैं सुना कि मराठी लैंग्वेज छोड़कर दूसरी लैंग्वेज उन्होंने स्कूल में लिया हुआ है और ये बिल्डिंगें बना रहे हैं। जब मराठी भाइयों के इतने शुभचिंतक हैं तो अपनी बिल्डिंगों में कुछ % रिजर्वेशन दे दें कि भाई मैं इन मराठी भाइयों को मैं इतना % घर अपने में इतने पैसे कम में दूंगा, कुछ करें। जब यहाँ नौकरियों में उनको रिजर्वेशन देने की बात हो रही है, यहाँ मराठी में बातचीत करने की बात हो रही है, सारी चीज़ को जब राज ठाकरे साहब यहाँ के लोगों को लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी बिल्डिंगों में, अपने कंस्ट्रक्शन काम में भी मराठी भाइयों के लिए रिजर्वेशन कर दो, कुछ कम पैसे में लगे। मुझे सिर्फ ज़बानी बात, तो ये जो हैं कब तक लोग इस बात को मानेंगे? एक तरफ तो हिंदी के खिलाफ दूसरी तरफ जब इलेक्शन आएगा तो हिंदी में गाने गाएंगे, हिंदी में पोस्टर छापेंगे वोट लेने के लिए, फिर हिंदी यूपी के लोगों को अपने साथ लेकर खड़े हो जाएंगे और बाद में यूपी वालों बिहार वालों को गाली देंगे। तो मुझे लगता है कि इनका अस्तित्व जो है धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। उत्तर भारतीयों के समर्थन में आप एक लौते ऐसे नेता हैं जो उतर के आए थे।
जब उत्तर भारतीयों पर मनसे के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। जी। अब क्या हालात हैं, क्या लगता है? मतलब ये उत्तर भारत की बात नहीं है। नहीं, जिस वक्त वो हमला किया गया था आपने उसकी निंदा की थी। देखिए बिल्कुल सही बात है, मैं पूरे देश में कई नेताओं ने की थी, मगर महाराष्ट्र से एकलौते आप ही नेता थे जिन्होंने इस बात की निंदा की थी। ऐसा है कि आप मुझे गाली दोगे, मैं भी उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। ये महाराष्ट्र सब किसी की जागीर नहीं है, महाराष्ट्र मेरा भी है। मैंने भी आके यहाँ इस महाराष्ट्र में सौरों पर मिट्टियाँ लाद लाद करके वो जगहें जहाँ पर कुत्ता भी जाने को तैयार नहीं था, हमने उसको मिट्टियाँ भर भर के उसको हमने अच्छा बनाया और वहाँ हमारे लोग झोपड़े बना के रहते हैं वहाँ पर। आप उनको भगाने की बात करते हो। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। आप होते कौन हो हमको भगाने वाले? जब देश का कानून कहता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमा सकता है, तो आप गाली कैसे दे सकते हो? जब गाली देते हैं मुझे लगता है मुझे गाली दिया जा रहा है, तो मैं इसके खिलाफ जरूर खड़ा रहता हूँ, मेरी जितनी ताकत है, कि हम मराठी और उत्तर भारतीय सब भाई भाई की तरह से महाराष्ट्र में रहते हैं। ये अलगाववादी कहाँ से बीच में आ गए, इसलिए इनके खिलाफ मैं खड़ा हो जाता हूँ। नहीं, ये तो बात तय है कि जिस तरह से आप उत्तर भारतीयों के लिए महाराष्ट्र में खड़े हो गए थे, कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों का ये विश्वास बन चुका है कि कोई और नेता खड़ा हो या ना हो, श्रीमान अबू आजमी साहब उत्तर भारतीयों के लिए उनकी लड़ाई में उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। नहीं, मैं जरूर खड़ा रहूंगा। ये लगभग तय है। बिल्कुल। एक चीज और, हाल फिलहाल में आपने जो एक लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर एक टिप्पणी की थी, क्या लगता है अभी भी आपको लगता है कि जो आपने उस वक्त कहा था वो सही है, या आपकी कही हुई बात को एक अलग ही अंदाज में लोगों ने समझा और समझाने की कोशिश की गई? भाई देखिए, मैं किसी महिला के खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ? मेरी माँ महिला, मेरी बीवी महिला, मेरी बहन महिला, मेरी लड़कियाँ महिला, तो मैं औरतों के खिलाफ बोलूँगा? मतलब कुछ होता है क्या? मैं तो एक सही बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो अपने लिए सोचता हूँ मैं सारे लोगों के लिए सोचता हूँ कि कोई लड़की, कोई महिला बिना शादी के किसी और आदमी के साथ वो संबंध नहीं बनाना चाहिए। वो संबंध बनाना कानूनी जुर्म होना चाहिए, जो संबंध अपने पति के साथ बना सकती है। ये मेरी वो है, मेरी मुखालफत है इस बात की। आप मुझे बताइए कि एक महिला किसी आदमी से दोस्ती करे, उसके साथ रहे, 5 साल रहे, 6 साल रहे, 8 साल रहे, और उसके बाद उससे झगड़ा उसका हो जाए, फिर वो कह दे कि मेरे साथ रेप हुआ, ज़बरदस्ती हुआ, और फिर कितनी बड़ी बदनामी हो जाती है। देखिए, मेरा कहना है कि एक आदमी महिला के साथ या विलिंगली या अनविलिंगली, मर्जी से या बिना मर्जी के, या औरत किसी आदमी के साथ मर्जी से या बिना मर्जी से वो काम नहीं कर सकती जो पति के साथ कर सकती है। ये मना होना चाहिए, कानून ये बनना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपसे मैं पूछूं, मैं अपने भाइयों से पूछूं, दोस्तों से पूछूं कि आपकी बहन, आपकी बेटी किसी आदमी के साथ जाकर के कुछ दिन वो संबंध बनाए जो हस्बैंड के साथ बनाती है, क्या आपको अच्छा लगेगा? मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी समाज इस देश का, भारतवर्ष की संस्कृति के मुताबिक, भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति, कोई भी खानदान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वही कह रहा हूँ। अब उसमें नाराज होने की क्या बात है? अब वो कुछ औरतें बेचारी ऐसी हैं जिनको आज़ादी पे रोक लगता है, ये तो ऐसी आज़ादी भाड़े में गई। मैं ऐसी आज़ादी खिलाफ हूँ जो मेरे देश की संस्कृति को ख़त्म कर दे। 70 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आपकी 30-40 सीटें आ जाती हैं और अगर आप सरकार में आ जाते हैं, सबसे पहला मुद्दा क्या होगा आपका? सबसे पहला मुद्दा होगा भ्रष्टाचार, बेईमानी ख़त्म हो, गरीब आदमी के चेहरे पर मुस्कान आए। कम से कम महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ख़त्म, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही तरीके से चले। यहाँ पर जो है लोगों को पीने का पानी मिले, लोगों को स्लम में सारी सहूलतें हो जाएं। और मुंबई में जो ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सरकार 20-25 साल से सरकार ने बहुत कम काम किया है इसके ऊपर। अगर सरकार ने सीलिंग जो बनी हुई है वो सीलिंग को बढ़ा करके एक और नारायण पॉइंट से बना दिया होता, उधर लेके चले गए होते, अंधेरी और वर्सोवा तक लेके चले गए होते। जैसा सरकार ने एक बनाया अभी फ्री वे, ईस्टर्न फ्री वे, इसी तरह से और एक आध रोड बन गया होता, और एक समुद्र से जो सी ट्रांसपोर्ट है वो शुरू हो गया होता, तो शायद मुंबई वालों की परेशानी दूर हो जाती। आज मुझे 5 बजे के बाद अगर जाना है एयरपोर्ट, अंधेरी जाना है, मलाड जाना है, न्यू मुंबई जाना है, आप समझिए कि मैं चल ही नहीं सकता हूँ, 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग काम करना चाहेंगे। चलते चलते हमारे गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? गुलिस्तान समझते हैं आप ना, फूलों का एक गुलशन जहाँ तरह तरह के फूल खिलते हों, ऐसे गुलिस्तान हमेशा फूलों की तरह महकता रहे। और मैं गुलिस्तान के व्यूवर लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस देश से सांप्रदायिकता ख़त्म होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई भाई भाई की तरह से रहें। हम गरीबी के 20 साल और गुजारने को तैयार हैं। हम एक वक्त खाना खाएं, एक वक्त खाना नहीं खाएं, वो भी हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं, परंतु आपस में भाईचारगी को बढ़ावा देना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए।
अबू अजीम आज़मी साहब, आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमसे, आपने सवालात किए, मैं शुक्रिया आपका। तो ये थे श्रीमान अबू अजीम आज़मी साहब, जिन्होंने आज गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र के महासंग्राम में हमसे बातचीत की। अपने मुद्दों को लेकर के ये ज़रूर लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि बड़ी मात्रा में जीत करके लोगों की सेवा करें। हम चाहेंगे कि ये अपने इस मिशन में कामयाब हों और आगे जो कह रहे हैं उसे करके भी दिखाएं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप इस कार्यक्रम को लेकर के अपनी राय हमें हमारे इन नंबरों पर और ईमेल आईडी पे दे सकते हैं। अगले हफ्ते महाराष्ट्र के महासंग्राम में बारी होगी किसी और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।